नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाह हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 7 व्याख्यान 32 अनुवाद अध्ययन के स्रोतों में अंतर। तो यहाँ पे जो स्रोत हैं, अनुवाद का जब अध्ययन किया जाता है तो वह अनुवाद किन किन जगह पे उसका प्रयोग हो सकता है। सोर्स के रूप में अनुवाद का जो अध्ययन होगा वो सोर्स के रूप में कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होगा। तो उसमें तुलनात्मक साहित्य में अनुवाद का प्रयोग है। तुलनात्मक साहित्य का जो स्रोत है वो अनुवाद है। तो इस पर हमारे आज व्याख्यान होगा। तो तुलनात्मक साहित्य क्या है, अगर इस पर हम बात करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुवाद एक स्थान महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक अध्ययन में अनुवाद के बिना तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। ये तुलना क्या है, मतलब कंपैरिजन है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब कंपैरेटिव स्टडीज है। कंपैरेटिव स्टडीज, अभी कंपैरेटिव स्टडीज कहाँ होती है? कंपैरेटिव स्टडीज हम जो बात कर रहे हैं वो लिटरेचर से संबंधित है, तो कंपैरेटिव लिटरेचर हो जाएगा। कंपैरेटिव स्टडीज इन लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर हो जाएगा। ये कंपैरिजन जो कंपैरेटिव है वो कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन अनुवाद इसके लिए प्रमुख है। क्यों? क्योंकि जब हम अनुवाद करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, तो तुलना तभी कर पाएंगे जब हम दो विभिन्न विषयों पर, अब वो दो विभिन्न विषय क्या हो सकते हैं? तो वो दो विभिन्न विषय जो हैं वो जैसे उदाहरण के लिए एक ही भारत में दक्षिण में और उत्तर में दो साहित्यों में क्या रहा एक ही समय में, जैसे मुगल शासन काल में दक्षिण का साहित्य कैसा रहा और उत्तर का साहित्य कैसा रहा। ये संपूर्ण साहित्य को अगर हम देखेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहां हम भाषा, दक्षिण की भाषा और उत्तर की भाषा, दक्षिण की भाषा मतलब दक्षिण की भाषाएं, उत्तर की भाषा मतलब उत्तर की भाषाएं, तो कैसे हम तुलना करेंगे? जब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो अनुवाद प्रमुख है, अनुवाद के बगैर नहीं हो सकता। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी में। मैंने तुलनात्मक अध्ययन क्या है और तुलनात्मक साहित्य क्या है, मतलब कंपैरेटिव स्टडीज क्या है और कंपैरेटिव लिटरेचर क्या है, ये अभी मैंने आपको समझाया है। आगे इस पे जाएंगे थोड़ा सा और गहरा अध्ययन करेंगे कि वहाँ अनुवाद का किस तरह से, जैसे हम कह रहे हैं कि अनुवाद के बगैर नहीं हो सकता, अनुवाद के बिना संभव नहीं है, तो कैसे, ये हम देखेंगे। तो हमारे किसी भी क्षेत्र में यदि दो देशों या दो राज्यों के किसी भी विषय पर, या जैसे विषय हो या विज्ञान हो या सामाजिक, आर्थिक और अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुवाद जो है वो आधार बनकर काम करेगा। दो विभिन्न भाषाओं के साहित्य की तुलना करने में यह कार्य केवल अनुवाद का ही इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें जो हो रहा है उसमें यह है कि साहित्य अकादमी जो है ये एक प्रसिद्ध संस्था है, तो इसके लिए व्यापक स्तर पे काम कर रही है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का एक व्यापक कार्य है इसमें। तुलनात्मक साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य का अध्ययन है। अब हम यहाँ पे साहित्य पर आ गए। जैसे तुलना कई क्षेत्रों में हो सकता है, तुलनात्मक अध्ययन कई क्षेत्रों में हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है, वाणिज्य में हो सकता है, तकनीक में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पे साहित्य को लेकर आ गए, क्योंकि हम पहले से ही केंद्रित कर रहे हैं, साहित्य को लेकर ही केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है।
वैज्ञानिक अनुवाद पर हम थोड़ा सा हम बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे, वैज्ञानिक अनुवाद क्या है या तकनीकी अनुवाद क्या है, ये सब हम आगे बात करेंगे। तो दो साहित्यिक विद्या अध्ययन होता है तो तुलना की एक विशेष भूमिका होती है। क्या है? तुलनात्मक साहित्य स्वतंत्र अनुशासन क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक साहित्य अध्ययन में तुलना आवश्यक है। मैं तुलनात्मक साहित्य में अगर फिर क्या है, एक स्वतंत्र रूप नहीं है, क्योंकि ये सृजन नहीं है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये जो पहले से जो साहित्य है उन दो साहित्यों की तुलना है। तो जब दो साहित्यों की तुलना हम करेंगे तो वहां अनुवाद की आवश्यकता है। तुलनात्मक एक विशेष तकनीकी या विधि है जिसमें साहित्यिक रचना या प्रक्रिया के समान और विभिन्न तत्वों को अन्य रचनाओं के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना की जाती है। साहित्यिक कृतियों की उत्पत्ति, उनके विकास, उनकी स्थापना का पता लगने और उन्हें एक वैचारिक आधार पर देने का प्रयास है। अब तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते। अब रचनाओं की तुलना करेंगे तो उसको उसमें भी जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। भाई हम तुलना कर रहे हैं, क्या तुलना कर रहे हैं, किस चीज की तुलना कर रहे हैं, किस विषय पर, जो उस साहित्य में किस आधार को लेकर तुलना कर रहे हैं। तो उस कृति, जिस कृति पर हम कर रहे हैं, तो उस कृति की स्थापना पे या उसके विकास पे, उसकी उत्पत्ति पे किस तरह से हम जो है अध्ययन करेंगे, एक निश्चित प्रणाली है। तुलनात्मक साहित्य भौगोलिक और अंतर्भाषाई रुझान और जातीय बहसों में समरूप के बारे में जानकर प्रदान करता है। एक भाषा की दो अलग अलग कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर बहुभाषी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे कई साहित्यों की तुलनात्मक अध्ययन के जरिए विश्व मानवता के अंतर्राष्ट्रीय रूप का परिचय मिलता है। अब क्या 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 लाभ है, अगर आप पूछेंगे वे क्यों कर रहे हैं तुलना, किस लिए? तो जैसे अनुवाद करते हैं उसमें जो लाभ उत्पन्न होता है, वैसे तुलनात्मक साहित्य में भी हमें लाभ उत्पन्न होता है। अनुवाद में तो विषय को यहां से वहां ले जाकर पहुंचा देते हैं, तुलनात्मक में है कि दोनों के विषय को सामने रखा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसका अध्ययन जब करेंगे तो वहां पे मानवता पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो है एक प्रकार का परिचय मिलता है। हमें यह समझ में आता है कि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति सामने सामने रखी जाती है। अमेरिकी, इंग्लैंड और भारत में रहने वाले लेखकों ने अंग्रेजी की एक कविता या कहानी का उपन्यास लिखते हैं तो इसमें विभिन्न देशों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति में अंतर के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन अपनी अनूठी भूमिका निभाता है। अब क्या है, जब हम दो साहित्य को ले लेंगे तो दो साहित्य में कोई भी विधा में लिखा हो, कविता में लिखा हो, उपन्यास में लिखा हो, दो उपन्यास को ले लिया, दो कहानियों को ले लिया अलग अलग भाषाओं के, तो वहां पे हम सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उसकी भिन्नताओं को देखेंगे, उसकी समानता को देखेंगे। जैसे साम्य वैषम्य, समानता और भिन्नता क्या है ये देखेंगे, उसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो इस प्रकार दुनिया की कई हिस्सों में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं। अब यह है कि हमने उसको समझा है, हमने उसको देखा है। तुलनात्मक साहित्य राष्ट्रीय अंतर स्तर पर इतिहास, समाज, संस्कृति, कला, धर्म, विज्ञान, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में अंतर संबंधों का परीक्षण करता है। तो ये अंतर संबंधों का परीक्षण करता है सभी क्षेत्रों में। साहित्य के शक्तिशाली माध्यम है, जैसे दुनिया में मानव मन का संगम होता है, तो जिसमें समझने के लिए विभिन्न विचार, विशेषताओं, भावनाओं, सौंदर्य संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। अब बात यह है कि हमारे कवि किस तरह से कविता को समझाते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, कामायनी में उन्होंने किस तरह से बताया। तो वहां पे टी.एस. इलियट कैसे बताते हैं, तो वहां पे टी.एस. इलियट कहते हैं कि,
तो अब दो कवि कविताएं कैसे बताते हैं, दो भाषाओं में भावनाएं कैसे दिखती हैं, कैसे हमें दो भाषा की भावनाओं को हम देख पाते हैं, यह हमें पता चलना है। तो यह हमें कैसे पता चलेगा? तो ये तब उत्पन्न होता है जब तुलनात्मक अध्ययन होगा। किसी रचना का अध्ययन उसके साहित्यिक संदर्भ से अलग किया जाए तो वो मूल्यांकन के लिए अधूरा होता है। इसलिए तुलनात्मक आधार पर साहित्यिक अध्ययन आधुनिक युग का महत्वपूर्ण आंतरिक विषय बन गया, एक महत्वपूर्ण विषय है। ये साहित्यिक धारणाएं, गुण, चिंताएं, भावनाओं का आदान प्रदान कई रचनाएं माध्यम से होते हैं, लेकिन इसमें शक्तिशाली और उपयोगी माध्यम अनुवाद है। अब यहाँ पे क्या होता है, भावनाएं, विचार, ये सब आते हैं जाते हैं, दोनों को जो है हम देख रहे हैं उसमें एक्सप्रेशन में, लेकिन माध्यम जो भाषा जिसके आधार पर आदान प्रदान हुआ है, तो उस भाषा की समझ कैसे समझेंगे? अनुवाद के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इस पर हमने व्याख्या की है, तो कोड और डिकोड फिर एनकोड, तो किंतु कुछ हद तक यह निश्चित किया जाता है कि अनुवाद विभिन्न साहित्यों को जोड़ने वाले पुल के रूप में एक शक्तिशाली संरचना है। विभिन्न साहित्यों को जोड़ने में अनुवाद एक शक्तिशाली जो है एक संस्था है या एक शक्तिशाली संरचना है, यह हम समझ रहे हैं। लेकिन तुलना क्या कर रहा है? अनुवाद के आधार पर है। साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन संदर्भ में अनुवाद की भूमिका पर कई अध्ययन किए गए हैं, जिसमें साहित्य इतिहास में अनुवाद की कार्यात्मक क्षमता या अनुवाद के योगदान पर चर्चा की जाती है। साहित्य के तुलनात्मक में विशेषज्ञ जो इंटर लिटरेरी आदान प्रदान के विभिन्न रूपों को साहित्यिक ग्रहण करता है, जैसे लिटरेरी रिसेप्शन। साहित्यिक कृतियों के आदान प्रदान दो प्रकार के होती हैं, संदर्भ आधारित और दूसरा जो है वो संबंधों द्वारा होता है, या जनिक संबंध, और दूसरा प्रतीक रूपन संबंध। अब ये साहित्य कृतियों का आदान प्रदान दो प्रकार के संदर्भ आधारित होता है या संबंधों द्वारा होता है, एक जननिक संबंध और दूसरा प्रतिरूपात्मक संबंध। दो संबंध से होता है साहित्य कृतियों का। जननिक संपर्क में क्या होता है? साहित्यों के बीच या साहित्यिक तत्वों के बीच जो सामान्य भौतिक संपर्क होता है उसे जननिक संपर्क कहते हैं। जैसे दो साहित्य के बीच, दो साहित्यिक प्रतिक्रियाओं के बीच अनुवाद या साहित्यकार, कवियों, साहित्यिक विद्वानों, साहित्यिक समूह आदि के बीच हो सकता है। तो जननिक सामान्य या तो सीधे भौतिक संपर्क से पैदा होते हैं या साहित्य के बीच किसी मध्यस्थ के द्वारा जन्म लेते। जननिक संपर्क दो प्रकार के होते हैं। तो अब ये कैसे होते हैं? दो साहित्य प्रतिक्रियाओं के बीच अनुवाद या साहित्यकारों या कवियों, साहित्यिक विद्वानों, साहित्यिक समूहों, इसके बीच इसका संपर्क होता है। अब इसके दो प्रकार हैं, एक सतही संपर्क। स्लोवाकिया के तुलनात्मक साहित्य विद्वान ज्यूरिशन के अनुसार सतही संपर्क से साहित्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। प्राप्त करने वाले साहित्य या ग्रहण करने वाले साहित्य के दायरे में उसकी मूल उपस्थिति होती है या वे विषम या नकारात्मक तत्व होते हैं। ऐसे संबंध साहित्य के क्षेत्र में कई धारा या नई भावना या नए भाव का निर्माण नहीं करते, इसलिए इसे बांझ संपर्क कहा सकता है। यह तुलनात्मक साहित्य में केवल एक तथ्य के रूप में काम आते हैं, किसी गहन अध्ययन के रूप में काम नहीं आती। तो एक तथ्य के रूप में काम आने वाला एक संपर्क है। आंतरिक संपर्क क्या है? दूसरा, दो या अधिक साहित्यिक कृतियां या साहित्यिक तत्वों के बीच संपर्क के परिणाम स्वरूप आंतरिक संपर्क उत्पन्न होते हैं। ये गहन प्रभाव के निर्माण के रूप में कार्य करते हैं। मात्रा और गुना के आधार पर इस संपर्क के माध्यम से तुलनात्मक रचनाएं, शैलियां या भाषाई विशेषताएं विकसित करते हैं। आंतरिक संबंध उन साहित्यिक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा साहित्य के बीच यथार्थता विकसित होती है। इनमें अनुवाद एक
बहुत ही क्रियाशील, महत्वपूर्ण और जीवंत मध्यस्तर का रूप काम करता है। तो आंतरिक मतलब उस साहित्य के आंतरिक विषयों को लेकर जो तुलनात्मक रचनाओं की शैली और भाषा विशेष को विकसित करता है। अब हम देखें कि कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, तो उसमें जो विषय है वो गहरे हैं। भाषा और शैली दोनों में अंतर है कबीर और रहीम में। ऐसे अगर हम दूसरे देश के जैसे शेर शायरी को लेंगे हम, तो वहां की शैली क्या है, ये तुलनात्मक साहित्य जो है हमें दिखाता है। ठीक है, अब यह है प्रतिरूपात्मक संपर्क। विश्व के विभिन्न भागों में रचित साहित्यों में एक ही प्रकार के तत्व या प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक साहित्यों में एक ही प्रकार के पात्र या अन्य साहित्यिक तत्व पाए जाते हैं, जो इनसा वास्तव में कई साहित्यिक कृतियों में पाए जाने वाले समानताएं उन्हें बनाने वाली परिस्थितियां एक जैसी होने के कारण उत्पन्न होती हैं। अर्थात समान सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न साहित्यिक कृतियों में समान साहित्य तत्व या विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। ये समानताएं साहित्य में संघर्ष भावना, चिंताओं, पात्रों या अन्य कई तत्वों में परिलक्षित होती हैं। साहित्य के बीच प्रत्यक्ष या सामान्य संबंध का परिणाम नहीं होता। तो अब ये क्या है, प्रतिरूपात्मक संपर्क में क्या है कि सारे विश्व में एक जैसी परिस्थितियां हैं, अगर एक समस्या है समझिए, जैसे अभी प्राकृतिक चिंता है, प्रकृति को लेकर चिंता है, जो पर्यावरण को लेकर बात हो रही है, पर्यावरण विमर्श कहें इसको हम, या समझिए कि हम स्त्री विमर्श पे बात कर रहे हैं, तो वहां में और यहां में, पाश्चात्य में और भारतीय में, या पूर्व में या पश्चिम में, एक ही परिस्थितियों की स्थितियों पर जो साहित्य लिखा गया, अब उन साहित्य का तुलना, तो हम वहां पे कुछ अलग चीजें हम देखें कि किस तरह से उसको स्पष्ट किया गया। अंतर साहित्यिक संपर्क में अनुवाद, अनुवाद केवल एक साहित्य से दूसरे साहित्य में होने वाले प्रभाव की एक शक्तिशाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकसित साहित्य की वृद्धि या पिछड़े साहित्य में होने वाले प्रभाव का निर्माण करता भी है। तो ये क्या है, शक्तिशाली अनुवाद जो है वो साहित्य एक दूसरे से नहीं है, बल्कि साहित्य की वृद्धि और पिछड़े साहित्य में होने वाले प्रभाव पर भी, दोनों चीजें करता है अनुवाद यहाँ पे। अब तुलनात्मक साहित्य से हमें लाभ और क्या है, लाभ यह है कि जो लिखने की विधाएं हैं, उन विधाओं में विकास कैसे ले आए। जैसे उदाहरण के लिए अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे क्रिएटिव राइटिंग पे हम बात कर रहे हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग कैसे रहनी चाहिए। तो अब क्रिएटिव राइटिंग है, उसको हम सीखे कहां से। आजकल एक और चीज है जो टेक्निकल राइटिंग है। अब टेक्निकल राइटिंग उन्होंने लिखा, हमने भी टेक्निकल राइटिंग लिखा, जैसे अंग्रेजी में है और हिंदी में भी है, या रशियन में है और अंग्रेजी में है। तो किस तरह से विषय को स्पष्ट किया है, विषय किस तरह से स्पष्ट हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे ब्रोशर्स जो बनते हैं, पैम्पलेट्स जो बनते हैं, अब उसमें जो है किस तरह से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, ये हम देखते हैं। जैसे दो भाषाओं में है
एक ही विषय पर है, जैसे समझिए कहीं किसी वस्तु के बारे में बताया गया है या किसी मशीन के बारे में लिखा गया है, उसके उसकी विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। दो दो मशीनें हैं और दो मशीन एक जैसे काम करते हैं। अब इसको दोनों रख लिया हमने, दो भाषाएं में हैं, तो हम देख रहे हैं इसने कितना कैसे किया और इसने कैसे किया। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि अनुवाद केवल एक ऐसी प्रणाली है जो अधिक शक्तिशाली या उन्नत साहित्य या साहित्यिक विशेषताएं पिछले साहित्यिक संस्कृति में अनिवार्य हो सकती है, लेकिन ये सही नहीं है। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भारतीय साहित्यकारों की रचना सोवियत संघ में भारत की तुलना में अधिक व्यापक रूप में हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूसी साहित्य जो 19वीं सदी में विकास के चरम पर था, रूसी साहित्य उस समय में अनुसार भारतीय साहित्य से पिछड़ा था। इसलिए अनुवाद को प्रभाव या साहित्य के दूसरे साहित्य के ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली साहित्यिक प्रक्रिया की एक प्रक्रिया के रूप में ही मानना सही नहीं है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि दो साहित्य हैं और एक साहित्य वहां प्रचलित हुआ दूसरे देश में। जैसे उसके लिए बहुत आसान तरीका यह है कि समझने की तरीका है कि हिंदी फिल्म में है, हिंदी फिल्म है, हिंदी मूवीज हैं, वो रशिया में के लोगों ने बहुत खुशी से देखा, बहुत समझकर देखा, बहुत प्रसन्न हुए। या हम जो हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं, अंग्रेजी फिल्म मूवीज देखते हैं, तो उसको देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये नहीं कि भारतीय दूसरी फिल्म्स या हिंदी के या भारत के अन्य भाषाओं की जो मूवीज हैं, जो फिल्म्स हैं, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें और हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से तकनीक का प्रयोग किया है या कितनी अच्छी तरह से उसमें जो है साहित्य को अभिव्यक्त किया गया है, ये हम देखते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया में विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक मिलन होते हैं, अर्थात अनुवाद के माध्यम से विभिन्न साहित्यिक कृतियों की एक साथ मिलते हैं। इससे परिणाम अनुवाद के दूसरे उच्च गुणवत्ता सही अपने स्तर पर कुछ नीचे चल जाते हैं, तो साहित्यकार में थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो अब उसी चीज को मैं दोबारा समझा रहा हूं। तो इसको तो हमने अच्छी तरह से समझ ही लिया है कि साहित्य का जो प्रवाह है और संस्कृति को जो समझना है, इससे विकास ही होगा। और इसका माध्यम जो तुलनात्मक साहित्य का जो माध्यम है वो अनुवाद है, जो एक माध्यम से संभव है, और इससे मित्रता की भावना उत्पन्न होती है और विकास की ओर हम अग्रसित होते हैं। तो चेक विद्वान एथेंस पोपोविच के अनुसार साहित्यिक रचना संवाद व्यय है। वो आगे कहते हैं कि साहित्य दो प्रकार की भूमिका निभाता है, एक रचनात्मक भूमिका और दूसरी संवादात्मक भूमिका। लेकिन संवाद के रूप में साहित्य केवल अपनी सीमा में भीतर कार्य नहीं करता, बल्कि इसे पार करके दूसरे साहित्य की सीमा में भी कार्य करता है। तो एक तो है रचनात्मक और एक संवाद। तो पोपोविच अनुवाद की इस प्रक्रिया को साहित्यिक संरचना का कर्ता और कर्म दोनों के रूप में मानते हैं। पोपोविच के अनुसार अनुवाद एक दो साहित्य मॉडल है, अर्थात यह संबंध का आगमन है। ये केवल आगमन ही नहीं निकासन है, बल्कि मूल और प्राप्तकर्ता साहित्य के बीच संवाद और संबंध का वाहन बन जाता है। यह अनुवाद की इस भूमिका में संबंध की क्रिया पूरी तरह से सिस्टम है, और ये उल्लेख करना आवश्यक है। अनुवाद की प्रक्रिया एक भाषा को दूसरी भाषा में केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि एक साहित्य दूसरी साहित्य में पुनर्रचना करना है। पोपोविच के अनुसार अनुवाद की विशेषता केवल दो साहित्यिक नहीं, बल्कि उसके विपरीत या कई साहित्यिक हैं। अनुवाद में मौजूद साहित्यिक प्रक्रिया में साहित्य के दो संदर्भ को नया रूप प्रदान करती है। तो
पोपोविच जो ये कह रहे हैं कि एक साहित्य की जो प्रक्रिया है, अनुवाद की जो प्रक्रिया है, वो दो संदर्भों का एक नया रूप देती है। तो ये तो है अनुवाद में, तुलना में और हमें स्पष्टता मिल जाती है, और स्पष्टता मिल जाती है। तो अनुवाद साहित्यिक संदर्भों को सार्वभौमिक बनाने के साथ साथ विभिन्न साहित्यिक संस्कृति की बुनियादी विशेषता पर प्रकाश डालता है। तो अनुवाद में जो है वो बुनियादी चीजें हमें अप्रस्तुत करने लगता है, और तुलनात्मक में क्या होता है कि हमें उसको अस्पष्ट रूप से उन बुनियादी विशेषताओं को हम ग्रहण कर पाते हैं। देखें कि नई साहित्यिक संस्कृति के साथ अनुवाद में नई धाराएं, नई कलात्मक स्वरूप, नई शैलियां और प्रौद्योगिकी दिखाई देती हैं, तो जिसमें संस्कृति एक सार्वभौम पहलू बनने का अवसर मिलता है। तो जब हम कुछ नई चीजें देखते हैं, नई धाराएं देखते हैं, नए साहित्य को देखते हैं, तो हम उसके सार्वभौम पहलू को समझते हैं और उसको अपने ओर आकर्षित करते हैं। अब इसको लेकर थोड़ा सा और आगे जाएं। जिकोस्की ने भारतीय कथा नल दमयंती के रूस अनुवाद को काव्यात्मक रूप दिया। वॉलगेट ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला का अनुवाद किया। एक रूसी कवि अफनिस फैयद ने शकुंतला नामक कविता की रचना तैयार किया। इस प्रेरणा से अपोलोन मैकव ने गंगा के किनारे पर नहाती युवतियां लिखी। सिमियोन नाथसन ने बुद्ध की 3 रातें, बुद्ध के 3 अनुभव, कंसतनाची वाल्मोन की कविता माया, भारतीय भावना, 3 बुद्धिमान भारतीय वैलेरी ब्रूजेविक की कविता, इवान बुनिन की कविता अग्नि, हिंद महासागर आदि रचनाएं प्रमाणित हैं। इस संदर्भ में यह कहना असमंचित न होगा कि भारतीय वैदिक साहित्य के अनुवाद से पश्चिम के दर्शन, संस्कृत और सौंदर्य बोध में अत्यंत परिवर्तन हुआ। यह सर्वविदित है कि भारत की पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद यूरोप के कथा साहित्य विकास का प्रबल प्रेरणात्मक स्रोत रहा। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि भारत का जो साहित्य का जो अनुवाद हुआ उससे वहां बहुत सारा विकास हुआ? हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो साहित्य है वो प्राचीन काल में अनुवाद हुआ है, और भारत की भाषाओं में नहीं हुआ है। जैसे पाली साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, इसका अनुवाद बहुत हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक साहित्य में मानव प्रजाति और समाजों, मानव मूल्य, मानव साहित्य और संस्कृतियों के अंतर संबंध के आयामों को उजागर करने में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण और कुशल है। तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद की विशिष्टता, प्रभाव, महत्व और लाभ को स्पष्ट करने में विभिन्न प्रकार से योगदान देती है। इसलिए अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में विद्वानों ने इसे मानने लगे हैं कि अनुवाद की पढ़ाई तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत एक शाखा के रूप में स्थापित की जानी चाहिए। इसके बजाय वे कहते हैं कि तुलनात्मक साहित्य की पढ़ाई अनुवाद संस्थाओं के तहत वर्गीकृत की जानी चाहिए। इस प्रकार यह विचार बनता है कि अनुवाद सोच से अधिक गहराई और व्यापक हासिल की जाती है, और तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद इस तरह विकसित हो सकते हैं जिससे एक दूसरे के मदद हो सके। तो अभी जब हम इस पर बात ही कर रहे हैं, जब अनुवाद पर, ट्रांसलेशन स्टडीज पर, अनुवाद अध्ययन पर जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे विदेशों के विश्वविद्यालयों में ये विभाग हैं। वैसे ही कंपैरेटिव स्टडीज के विभाग हैं जहां पे कंपैरेटिव लिटरेचर पर अध्ययन किया जाता है। अब इसका मूल जो
माध्यम है वो है भाषा विज्ञान है, जो लिंग्विस्टिक्स कहा जा रहा है। भाई लिंग्विस्टिक्स के आधार पर इसका मूल हो जाता है। वैसे भाषा भी है, जैसे हम जो करेंगे मतलब जहाँ पे इसको हम इसका अनुप्रयोग करेंगे वहाँ पे हम साहित्य पर ही करेंगे, या हम किसी विधा पर करेंगे, या किसी क्षेत्र पर करेंगे, लेकिन भाषा विज्ञान जो है वो प्रमुख आधार बन जाता। तो अनुवाद अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन, ये दोनों एक प्रमुख विभाग के रूप में विश्वविद्यालयों में रहने चाहिए। तो भारत में भी अनुवाद विभाग हैं और तुलनात्मक अध्ययन के विभाग हैं, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत तुलनात्मक साहित्य उसका एक अंग है। तो आज हमने देखा कि अनुवाद और तुलनात्मक अनुवाद अध्ययन में तुलनात्मक अध्ययन और उसके अंतर्गत तुलनात्मक साहित्य। अब तुलनात्मक साहित्य में अनुवाद का प्रयोग, जो अनुवाद अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत हमने इसको समझा है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। व्याख्यान जो है वो आपके समझ के अनुकूल मैंने इसको सीमित रखा है, ताकि आप इसको इतना समझें, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन ही एक अलग एक विशाल विषय है, और उसकी प्रणाली और उसकी प्रक्रिया ये एक अलग चीज है। तो इतना विस्तार हम नहीं जा रहे हैं, बस इसमें हम दो चीजें मिला रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन, उसके अंतर्गत जो तुलनात्मक साहित्य है उसमें अनुवाद का की क्या भूमिका है, और अनुवाद अध्ययन के स्रोत के रूप में जो है तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक साहित्य का क्या प्रयोग। आगे हम कुछ शब्दावलियां देखेंगे, जैसे अडैप्टेशन अनुकूलन, थियरी सिद्धांत, अडैप्टिव चेंज अनुकूली परिवर्तन, रूल नियम, बायलिंगुअलिज्म दुभाषिकता, क्लॉज उपवाक्य, एडिक्वेट पर्याप्तता, एडहेरेंट एडजेक्टिव सहवर्ती विशेषण, एडहॉक तदर्थ, फ्रेज पदबंध, एडजेक्टिव विशेषण गुणवाच्य। तो ये कुछ शब्दावलियां मैंने दिया है कि इससे जो है आपका जो अनुवाद करने में ये सहयोग रहेंगे, जो आपके लिए ये जैसे इसका अभ्यास, जब आप इसका अभ्यास करते जाएंगे तो अनुवाद करना आसान हो जाएगा। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन और भी बहुत सारे प्रकाशन जो वेबसाइट्स पे हैं, उनसे सामग्रियों को लिया गया है, इसमें जोड़ा गया है, प्रस्तुत किया गया है, ताकि हमारा व्याख्यान सरल और सुबोध रहे, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, मैं इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।